अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू डूइंग वेल और आप लोग खैर खैरियत से होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काइनेमेटिक्स की कुछ बेसिक बातें की थी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह की डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आज और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव की थी कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की इक्वेशंस, और स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान ये यूज़ हो रही होती हैं। हमने इस सब चीज़ों को लास्ट लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस किया था। जो हमारी आज की महफिल की आगाज़ है उसमें हम लोग सबसे पहले इन इक्वेशंस के यूज़ केस पे वर्किंग करेंगे कि इक्वेशंस इस्तेमाल कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, इनको पूरा तरीके से कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे कि हाउ क्वेश्चंस आर देयर, और उसके बाद फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। देयर आर फ्यू वेरी बेसिक ग्राफ्स जो मैं इस ग्राफ्स को स्टार्ट करने से पहले ही बना देता हूँ, ठीक है। तो वो 3-4 ग्राफ्स को हम लोग स्टडी करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि ये चीज़ें कुछ पास पेपर्स के अंदर मौजूद है। और फिर मूविंग ऑन हम लोग जो है फिर ग्राफ्स की वर्किंग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हमारे जो सवालात हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ मेरे बनाए हुए हैं, कुछ जो है पास पेपर्स के हैं, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सवाल हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर मैं कंसिडर करूं तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बॉल है, इफ इट्स मूविंग एट 40 मीटर्स पर सेकेंड एंड इसकी स्पीड रिड्यूस डाउन होती है 20 मीटर्स पर सेकेंड पे, एंड लेट्स से इस दौरान इट ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर्स। तो बहुत सारे बच्चों के जहन में ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि 20 से 0 जाने में भी वो 60 की जगह 60 मीटर से ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑल्दो यू आर राइट कि अगर 40 से 20 तक जाने में जो टाइम लगा है वही टाइम 20 से 0 में जाने में भी लगेगा, बट व्हेन कार वॉज फास्टर इट वॉज ट्रेवलिंग अ लार्जर डिस्टेंस। अगर गाड़ी की स्पीड इनिशियली या बॉल की स्पीड इनिशियली 40 है तो वो एक लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब वो 20 से 0 पे जा रही होगी तो उसकी स्पीड क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है तो उसकी रिलेटिवली जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा कंपेयर टू व्हाट वो 40 से 20 तक आने में उसने जितना ट्रेवल किया हो। तो मेरे बच्चों, हम लोग इस सिचुएशन को इसी तरीके से जो है कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो मैं चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में याद करने के लिए कहा था मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपने याद कर ली होंगी। उसमें से पहली इक्वेशन हमारे पास थी S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेर्ड, V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2AS, S इक्वल्स टू V प्लस U ओवर 2 इंटू T, एंड सबसे आसान V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। अब सिंस इट्स ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैं इनमें से कोई भी इक्वेशन यहां से निकाल सकता हूं, यूज भी कर सकता हूं। मुझे चाहिए डिस्टेंस 20 से स्पीड 0 होने का। अब बात इतनी है कि मुझे 2-3 बातें पता हैं कि जितना टाइम हमारे पास 40 को 20 होने में लगेगा वो सेम टाइम 20 को 0 होने में लगेगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये बात डिस्कस की थी कि स्पीड के चेंज होने में टाइम जो है बराबर बराबर लगता है एंड स्पीड का चेंज भी कांस्टेंट होता है या वेलोसिटी का चेंज भी कांस्टेंट होता है। तो इफ यू डिस्कस दिस, 40 से 20 जाने में जो वेलोसिटी है दैट इज -20, जो चेंज हुआ है वेलोसिटी का, और 20 से 0 में भी वेलोसिटी का चेंज -20 हुआ। तो इन दोनों मोशंस के अंदर जो टाइम लगेगा वो सेम बिल्कुल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। अगर अब मुझे इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए तो आई कैन गेट इट बाय एनी 2 इक्वेशंस। या तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं और या मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन की वर्किंग करूं तो इसमें मुझे अगर ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, बट आई डू नॉट हैव द टाइम। तो मुझे टाइम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सेकेंडली, अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं तो अगेन मेरे पास इस इक्वेशन को यूज करने के लिए भी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है बट मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो मुझे वो दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू गेट द डिस्प्लेसमेंट।
अगर मैं सेकंड इक्वेशन को यूज करूं तो मेरे पास v भी है, u भी है, मेरे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसमें भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, दो चीजें निकालनी पड़ती, एक्सेलरेशन पहले निकालनी पड़ती, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ती। तो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगी कि हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट टाइम। टाइम, कौन सा टाइम निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग टाइम निकालते हैं फ्रॉम 40 मीटर्स पर सेकेंड टू 20 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि जो टाइम 40 मीटर्स पर सेकेंड से 20 मीटर्स पर सेकेंड जाने में लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास लगेगा 20 से 0 होने में, क्योंकि इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालना चाहता हूं, मैं यूज कर रहा हूं, हमारे पास s की वैल्यू है, हमारे पास वी यू है, तो मैं यही इक्वेशन यूज कर रहा हूं, s इज इक्वल्स टू v प्लस यू ओवर 2 एंड देन मल्टीप्लाइडेड बाय टाइम। s 60 है इनिशियली, अगर मैं इस मोशन को कंसिडर कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इज 20 प्लस इनिशियल वेलोसिटी इज 40 ओवर 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम की वैल्यू निकालने के लिए I'll क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाय 60 यू वुड गेट टाइम एज 2 सेकेंड्स। तो इसको 40 से 20 जाने में जो टाइम लगा दैट इज 2 सेकेंड्स। सिमिलरली अगर मैं अब 20 से 0 जाना चाहता हूं एंड आई नीड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर, तो अगर मैं s इज इक्वल्स टू यू टी, सॉरी s इज इक्वल्स टू u प्लस v प्लस यू ओवर 2 इंटू टी करता हूं, अगेन दोबारा यूज कर रहा हूं, तो आप इस बात को भी रियलाइज करेंगे कि अब डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल हम लोगों ने 20 से शुरू किया एंड देन टाइम वी ऑलरेडी हैव दैट इज 2 सेकेंड्स। तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि यहां से फाइनल इनिशियल टाइम इज सेम। टाइम सेम क्यों होगा? क्योंकि इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर टाइम पहले स्पीड को 40 से 20, वेलोसिटी को 40 से 20 लाने में जो टाइम लगा है, वही 20 से 0 लाने में लगेगा, वही 60 से 40 लाने में लगेगा। सिंस इट्स यूनिफॉर्म डिसेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये बात सवाल में मेंशन्ड है, ठीक है, वरना इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज ही नहीं हो सकती इफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज नॉट देयर। तो इट्स कंपल्सरी के जो क्वेश्चन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही हो, वरना ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट टू बी यूज्ड। एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर्स। तो ये हम लोगों ने जो वैल्यू ऑफ एस निकाल ली, ये अगेन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल ऑफ अनदर क्वेश्चन जो कि हमारे पास यूज हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं तो अगेन वेरी 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 सिंपल सिमिलर क्वेश्चन। स्पीड ऑफ अ ball start from 0 till 15 and then from 15 till 30. Again, in the question it is stated that it is a uniformly accelerated motion. ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगेन अब मैं क्या करता हूं, मैं वही इक्वेशंस ऑफ मोशंस को दोबारा यूज करता हूं। मैं अब इस बार चारों लिख नहीं रहा, मुझे पता है कि यार ये क्वेश्चन सिमिलर है। मैं s इज इक्वल्स टू v प्लस यू ओवर 2 इंटू टी से ये काम कर सकता हूं। मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है पहले शुरू में 40 है, मेरे पास जो फाइनल स्पीड है दैट इज 15, इनिशियल इज 0 डिवाइडेड बाय 2 और जो टाइम है दैट इज अननोन। मैंने इनिशियली जो सेगमेंट है उसकी मदद से जो है टाइम की वैल्यू निकाल ली, 2 टाइम्स 40 एंड देन डिवाइडेड बाय 15, आई वुड गेट द टाइम एज 5.33 सेकेंड्स। तो जो मेरी टाइम की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 5.33 सेकेंड्स, 16 ओवर 3 सेकेंड्स, ये मेरी टाइम की वैल्यू आ रही है। अच्छा, अगर वो टाइम 0 से 15 जाने में मुझे 5.33 सेकेंड्स लगा है, तो 15 से 30 जाने में भी मेरा जो टाइम होगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी 5.33 सेकेंड्स। इसकी वजह यह है कि इट्स अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर 0 से 15 वेलोसिटी को इंक्रीज 15 करने में जो टाइम लगेगा, वही टाइम 15 से 30 करने में भी लगेगा। ये बात अंडरस्टूड एंड मस्ट है। अच्छा, यूजिंग दिस अगेन s इज इक्वल्स टू v प्लस यू ओवर 2
multiplied by time that I have. S की वैल्यू निकालनी है. Final is 30, initial is 15. You have to divide it by 2 and then you multiply it by the value of time that is 16/3. You can use it in decimals. मैं सिर्फ आंसर की एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ. For now, multiplied by 16/3, you will get the value as 120. S की वैल्यू जो है it's a perfect 120 meters. So you're getting it as 120 meters. So again 0 से 15 speed increase करने में it traveled a distance of 40 meters, and then from 15 till 30 it traveled a distance or a displacement of 120 meters. So this is a very basic example of these particular questions. We use a single equation right now. अच्छा, इन equations की जो significance है वो इस तरीके से है कि there are situations in which you are given with acceleration, time, initial velocity, but you're not given with final velocity. There are certain equations जिसमें time नहीं है. There are certain situations जिसमें acceleration नहीं है. There are certain situations जिसमें हमारे पास चारों चीज़ें डिस्प्लेसमेंट नहीं है. तो ये अकॉर्डिंग टू द नीड हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अगर ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे मल्टीपल इक्वेशंस यूज़ हो रही हो तो आंसर्स विल ऑलवेज बी द सेम. ये याद रखिएगा, आंसर्स हमेशा सेम होंगे क्योंकि हमने इक्वेशंस उसी कॉन्सेप्ट से डिराइव किए. तो आप इसमें परेशान नहीं होइएगा कि यार ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, कहाँ कौन सी यूज़ करनी है. जहाँ पे जो यूज़ हो रही हो वहाँ पे आपने वो वाली इक्वेशन यूज़ करनी है. ऑन दैट नोट, अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन योर ए लेवल्स. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और आपको बोले कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर किया जाता है. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉन्स्टेंटली है. अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जो है टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को रीच करता. बट जब एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है, देयर इज नो एयर एंड इट्स नॉट स्लोइंग इट डाउन, तो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आती कंसीडर की जाएगी. सिमिलरली अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दूं अपवर्ड्स एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल या एयर रेजिस्टेंस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, तो अंडर दैट सिचुएशन एज वेल अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप बोलते थे इट डिसेलरेट्स बिकॉज इट्स की स्पीड जो है कम हो रही होगी, इट वुड डिसेलरेट and the deceleration would be negative 9.81 meter per second squared. This is also considered as a uniformly accelerated motion. So if something is falling under gravity without air resistance, or if something is going against gravity without air resistance, that particular motion is also considered to be uniformly accelerated motion. उसको भी हम uniformly accelerated motion consider करते हैं. अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं. इसी कॉन्सेप्ट को जो ग्रेविटी वाले थे इसको यूज करते हुए हम एक नया क्वेश्चन करेंगे. ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनके पास पेपर्स में भी बहुत सवाल आ रहे होते हैं, तो स्टे वेरी फोकस्ड. अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट. अच्छा, बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इन्होंने 0 बताई हुई. ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि एक चीज इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में फॉल कर रही हो, और जब भी वर्ड ड्रॉप्ड आएगा इट्स ड्रॉपिंग मींस इट्स फॉलिंग अंडर फ्री फॉल. और ऐसी सिचुएशन में जो इनकी एक्सेलरेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ये सिचुएशन इस सवाल में गौर से समझिएगा. ड्रॉप्ड का क्या मीनिंग है? रेस्ट का हम सबको पता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है. ट्रेवल्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर्स. ये जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल, ये 40 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है. एंड कैलकुलेट द टाइम टू रीच द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. ठीक है, इफ द बॉल इज गोइंग डाउन, लेट्स से दिस इज अ बॉल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. द बॉल इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड ये बॉल फॉल करती है, एंड यहां तक आने में जो है बिल्कुल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, जस्ट 1 सेकेंड, एक स्लाइड 0.001 सेकेंड पहले
उसकी जो स्पीड है वो कितनी थी और कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक ट्रेवल करने में। मैं आपके लिए सामने फिर से दोबारा इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लिखता हूं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू v प्लस यू ओवर 2 इंटू टी, and v square minus u square is equals to 2as. Let's say we are required to calculate the time first. Time to hit the ground. We are given with displacement. हमारे पास s की वैल्यू है. We have the value of acceleration. We have the initial velocity. मेरे पास जो है acceleration है, मेरे पास s है, u है, a है और मुझे t निकालना है. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूं. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, मेरे बच्चों मेरे साथ गौर से रहिएगा. s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरी पहली इक्वेशन है. नहीं सर नहीं, रुक जाए सर. इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बेटा अगर इस इक्वेशन को मैं ये लिख दूं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. फॉर अ फैक्ट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर किसी ऐसी सिचुएशन में लगे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हो ऑन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं. दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन अ क्वेश्चन वेयर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट या ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट. तो इस सवाल आता है s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर कब यूज हो जाती है, क्योंकि ये आ गया तो मैं बता रहा हूं. फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम स्क्वायर्ड. स्टेट टू कंडीशंस व्हेन s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर इज यूज्ड. तो आप पहली सिचुएशन में एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए. तभी ये इक्वेशन s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर यूज हो सकती है. सिमिलरली अगर ये सवाल आ गया है तो अगर हम कहें v इज इक्वल्स टू ए टी, तो ये वैसे तो कभी आया नहीं है बट v इज इक्वल्स टू ए टी भी सेम बात है यार, कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो v इज इक्वल्स टू ए टी यूज हो जाएगी. तो इतनी सेंस जो है आप यूज कर सकते हैं. सिमिलरली v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये भी यूज हो सकती है जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आ रहे होते हैं. तो मैंने आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर उस सिचुएशन में इस्तेमाल होती है जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा होता है. अब मैं बात कर रहा हूं s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर की, और मैंने जो है टाइम की वैल्यू निकालनी है. हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन एज 40, 1/2 एक्सेलरेशन हमारे पास 9.81 है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में फॉल कर रहा है. एंड इट इज नॉट रिटन ओवर हियर बट ये क्वेश्चन का हिस्सा था कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. वरना तो यार ये लगा ही नहीं सकते ना. एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल तो मस्ट है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. ठीक है, व्हेन ये दिस 2 इज मल्टीप्लाइड ऑन दैट साइड एंड देन डिवाइडेड बाय 9.81 यू विल गेट द टाइम एज 8.15. टाइम स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको रूट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम एज 2.86 सेकेंड्स. अच्छा, सेकेंड चीज जो हमसे मांगी है द फाइनल वेलोसिटी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ. ठीक है, या फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इज मच बेटर, ईजी है. ठीक है, ये पार्ट 2 पे आ गया हूँ मैं. ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 0, एक्सेलरेशन है 9.81 और टाइम की वैल्यू जो है 2.86 सेकेंड्स है. तो 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 2.86 आपकी जो वैल्यू आ रही होगी फाइनल वेलोसिटी की दैट इज गोइंग टू बी 28 मीटर्स पर सेकेंड. तो इस तरीके से ये मैंने अब कुछ और इक्वेशंस यूज की जो हम लोग कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है जी.
अच्छा, अब क्या बोल रहा है? A ball is thrown vertically upward and reaches the maximum height in 9.4 seconds. Now, in this situation, there's a ball that is thrown vertically upward, and this ball reaches the maximum height in 9.4 seconds. Considering कि यहां पे भी एयर रेजिस्टेंस जो है इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस है, आपको इनिशियल स्पीड और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। इनिशियल स्पीड चाहिए और आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज चाहिए। अच्छा, इफ द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट वुड बी नेगेटिव 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही होगी, द ऑब्जेक्ट वुड बी डिसेलरेटिंग टू एन एक्सटेंट। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी। टाइम टू रीच द टॉप आपके पास 9.4 था, एंड वंस इट्स रिटन एज के इट इज रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, तो आई होप यू गाइज वुड अग्री विद द फैक्ट कि मैक्सिमम हाइट पे जाते ही ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज जीरो। एट मैक्सिमम हाइट जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो जीरो होगी। अब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को यहां पे दोबारा लिखता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू v प्लस u ओवर 2 इंटू टी। अब बच्चे बोलते हैं सर आप अलग अलग सीक्वेंस में लिखते हैं। यार असल में मुझे चारों ऐसे याद है कि मैं कोई भी कभी भी लिख देता हूँ, ठीक है, कोई इतनी मसले की बात नहीं हुई, मतलब ये एक पैटर्न बन गया है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस कब से इस्तेमाल कर रहे हैं यार। अच्छा गाइस, अब पहले पार्ट में हम लोगों ने इनिशियल स्पीड की रिक्वायरमेंट है, एंड देखिए सेकंड पार्ट में हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए। इनिशियल स्पीड के लिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इसमें सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। We already have the time, we already have the acceleration, we already have the final velocity, तो it's quite easy कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाऊँ, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के लिए 0 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू मुझे निकालनी है, एक्सेलरेशन जो है -9.81 है, एंड द टाइम इज 9.4, तो माइनस u इज इक्वल्स टू नेगेटिव 9.81 टाइम्स 9.4, तो 9.81 टाइम्स 9.4, आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी दैट वुड बी 92.2 मीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड से इसको फेंका 9.4 सेकेंड में, इट इवेंचुअली केम टू रेस्ट, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। आई कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इस सिचुएशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका था और मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड की बात हो रही थी। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब सेकंड काम हमारे पास जो एग्जामिनर ने मांगा हुआ है दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, s की वैल्यू निकालनी है। s इज इक्वल्स टू, जो चाहे सर लगा दें, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। मैं जो हूं इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। आई थिंक दिस वन इज बेटर, ये वाला यूज कर लेते हैं। आप तीनों यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आप चाहें तो जो जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो हूँ v प्लस यू ओवर 2, एंड देन टाइम की वैल्यू सिंस आई हैव दैट इज 9.4, यू जस्ट मल्टीप्लाई दैट 92.2 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 9.4। कम से कम कैलकुलेशन जिस फॉर्मूले में यूज हो रही होती है, आई पर्सनली रिकमेंड कि मैं वही यूज करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है 433.34 मीटर्स या 433.3। अच्छा, एग्जामिनेशन में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दिए जाते हैं, तो इसको 430 मीटर्स आप इसका आंसर लिखते हैं वैसे पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ठीक हो गया जी। वैसे भी जो है इट इज मेक सेंस कि इट टुक 9.4 सेकंड्स एंड इनिशियली द स्पीड वाज 92 मीटर्स पर सेकंड, सो लेट्स से कि वो कम होती होती डिसेलरेट करती है, तो 430 मीटर्स इसका जो है रीजनेबल आंसर भी है, ठीक है। एंड देन दैट्स इट। अच्छा, अब अक्टूबर नवंबर 2015 का एक क्वेश्चन पेपर है, लेट्स डिस्कस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन इसका पार्ट बी भी है, ठीक है, एंड देन विल कंक्लूड द चैप्टर्स, ठीक है। ग्राफ्स की वर्किंग इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
लेट्स सी कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड दिस इज अगेन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एक स्टील बॉल है, falls from a platform on the tower on the ground level, ground below as shown. The ball from rest, the ball falls from rest, ठीक है जी। The ball falls from rest. Rest का मतलब इसकी initial velocity 0 हो जाएगी through the vertical distance of 192. The mass of the ball is 270 grams. 270 ग्राम्स है, अगर मैं इसको केजीज में कन्वर्ट करूंगा तो 0.27 किलोग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। You have to divide it by 1000. Assuming that the air resistance is negligible, calculate the time taken for the ball to fall to the ground. ठीक है, अब मुझे पहले पार्ट में जो है टाइम निकालना है बॉल को गिरने के लिए कितना लगा। आपने कहा सर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0, मेरे पास एक्सेलरेशन है दैट इज 9.81 क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, फ्री फॉलिंग है, ठीक है। अच्छा जी, और रेस्ट से फॉल कर रहा है तो ये भी बात याद रखिएगा। और हमारे पास जो है डिस्टेंस एस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट जो है 192 मीटर्स दी हुई है, टाइम निकालना है। तो मैं इसमें मैं चारों इक्वेशंस और मोशंस को नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली जो है एक इक्वेशन और मोशन यूज करूंगा। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 192 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है इसको यूज करना। 1/2 एक्सेलरेशन मेरे पास 9.81 है एंड आई नीड द टाइम, तो मैं जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 192 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 9.81 एंड आई रूट द वैल्यू, यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ टाइम एज 6.3 सेकेंड्स। 6.3 सेकेंड्स मेरे पास वो टाइम है जो बॉल को जमीन पे गिरने में लगा। अगले पार्ट में द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी में बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, इसको जो है हाफ ए टी स्क्वायर याद रखिएगा, एस इज इक्वल्स टू 1/2 ए टी स्क्वायर, where a is the acceleration of the object. State two conditions for this expression to apply to the motion of the object. तो एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वही बात दोबारा रिपीट कर दी जो अभी हम लोगों ने स्टडी किए। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ऑलराइट भाई, पार्ट बी में क्या बोल रहा है? The student takes a photograph of the steel ball of radius 5 centimeters as it falls from rest. The image of the ball is blurred as illustrated in figure 2.1. The image is blurred because the ball is moving while the photograph is being taken. अच्छा, ये बोल रहा क्या है कि भाई एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन जो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है और यहाँ तक वो पहुंचा 79 सेंटीमीटर्स तक। एंड देन इस तरह फोटोग्राफ ली गई और फोटोग्राफ लेते लेते वो जहां तक पहुंचा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, तो वो 90 सेंटीमीटर्स तक पहुंच गया। कैलकुलेट टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द टाइम टेकन बाय द बॉल the time the ball falls before the photograph is taken. The time the ball falls before taking the photograph, ये सही लिखा हुआ है। अच्छा, वो टाइम निकालना है जो बॉल को रेस्ट से 79 सेंटीमीटर्स तक आने में लगा। तो मैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करता हूँ। 79 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आई डिवाइडेड बाय 100। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 थी, ऑब्जेक्ट रेस्ट से फॉल कर रहा था, तो मैं उसको नहीं लिखा। हाफ एक्सेलरेशन 9.81 है and you're required to get the value of time. 79 divided by 100, I would multiply the value by 2 and then divide the value by 9.81. Square root that, I would get the value of time as 0.4 seconds. तो टाइम की वैल्यू जो है मेरे पास 0.4 सेकेंड्स आ रही है। तो इस ऑब्जेक्ट को इनिशियली रेस्ट से यहां तक पहुंचने में 0.4 सेकेंड्स लगे। द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द फोटोग्राफ इज टेकन। अच्छा, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द फोटोग्राफ इज टेकन, वेरी सिंपल, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, वी स्क्वेयर। अच्छा जी, इनिशियली फाइनल, ठीक है। मैं इसमें जो है वो टाइम निकालना चाहता हूं
जहां तक बॉल यहां से यहां तक आ गई, बिल्कुल इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मेरे पास यहां तक आने का टाइम है, मेरे पास यहां तक आने का टाइम निकाल लेता हूं और उसको माइनस कर देता हूं। ठीक है, मैं यही करूंगा, मेरे अंदर यही तरीका आता है। एस इज इक्वल्स टू, सुनिएगा मेरी बात, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाला। एस की वैल्यू जो है इनिशियली मैंने ली अब 90 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी मैंने अभी भी 0 ली, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास जो है 9.81 है एंड टाइम इज अननोन। मैंने वो टोटल टाइम निकाल दिया जो बॉल स्टार्ट से यहां तक आने में लगा। यहां तक आने वाला टाइम मुझे पता था, यहां तक वाला मैं निकाल रहा हूं, इनका डिफरेंस निकाल लूंगा तो वो टाइम आ जाएगा जहां से मैंने जो है वो फोटोग्राफ ली है। तो आई थिंक ये बहुत आसानी से मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अगेन दूसरी इक्वेशन भी यूज हो सकती है, बट मैं इसको इजी वे से करूंगा। टाइम की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास 0.43 सेकेंड्स, तो 0.43 सेकेंड्स और 0.40 सेकेंड्स में जो टाइम का डिफरेंस आएगा दैट इज 0.43 माइनस 0.40 विच इज गोइंग टू बी 0.03 सेकेंड्स। व्हाट आई सेड इज कि सर यहां से बॉल को 90 सेंटीमीटर गिरने में 0.43 सेकेंड लगे और जब बॉल यहां तक पहुंची थी तो उसको 0.40 सेकेंड लगे। तो लाजमी सी बात है यहां से यहां तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इट इज ट्रेवल्ड इन 0.03 सेकेंड्स एंड दैट इज द टाइम इन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन। ऑन दैट नोट ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। There's a last part to this. The student in B takes the second photograph starting at the same position on the scale. The ball has the same radius but is less dense so that air resistance is not negligible. Sit and explain the changes that will occur in the photograph. Air resistance introduce होने का मतलब है कि बॉल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट को हल्की सी रेजिस्टेंस मिल रही होगी, तो स्पीड जो बॉल की होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इमेज का टाइम तो सेम रहेगा क्योंकि क्लिक करने का टाइम चेंज नहीं होता। तो बॉल जहां यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई क्योंकि स्पीड ज्यादा थी और एक्सेलरेशन भी डेफिनेटली 9.81 थी, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन रिड्यूस होगी, तो ये जो इमेज का डिस्टेंस है ये कंपैरेटिवली लेस आ जाएगा। तो सिंस स्पीड ऑफ द बॉल विल बी लेस, it will take less distance. Yeah, it will travel less distance. Changes will occur in the photograph. The distance, the interval in distance will be shorter. तो क्योंकि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो कम आएगा। ऑन दैट नोट हमने कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए इस टॉपिक के। यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग ग्राफ्स की वर्किंग को अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और जो है लेट्स सी हाउ इट गोस। बेसिक सारे ग्राफ्स को कंप्लीट करेंगे। वी वुड बी कवरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स in which you will be learning a lot. So hopefully see you in the next class. Very very important lecture as well. आज का लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी था। Kinematics itself is a very important topic. तो अपना ख्याल रखिएगा। See you in the next session.